हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम लोग हायर एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए। इम्पॉर्टेंट एजुकेशन कमीशंस, महत्वपूर्ण शिक्षा आयोग की आज हम लोग बात करेंगे। तो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि टाइम भी अब हम लोगों के पास कम बचा है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हुए ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो आयोग है हमारा, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात आफ्टर इंडिपेंडेंस जो सबसे पहला आयोग बना था, उसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। तो जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, तो देश के ऊपर सबसे पहले यही जिम्मेदारी थी कि किस तरीके से शिक्षा को अब आगे बढ़ाया जाए। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो है 1948-49 में आया था। आप लोगों को पता होगा, इसको राधा कृष्णन आयोग भी कहा जाता है। और राधा कृष्णन आयोग इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसके अध्यक्ष थे, इस वजह से इसको राधा कृष्णन आयोग भी कहा जाता है। और आपको पता होगा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं वाइस चांसलर थे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रह चुके थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वाइस चांसलर रह चुके थे बीएचयू के। और आपको पता होगा सेकंड प्रेसिडेंट भी बने बाद में इंडिया के, भारत के द्वितीय राष्ट्रपति बने थे। और अगर और हम बात करें तो ये प्रोफेसर थे पूर्वी धर्म तथा नीति शास्त्र ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के। तो अब इस आयोग की कुछ खास बातें हम लोग देखते हैं। मेजर रिकमेंडेशन या मुख्य मुख्य संस्तुतियाँ क्या दी इन्होंने, कि क्या होना चाहिए शिक्षा का स्वरूप, कैसे भारत को आगे बढ़ाया जाए, नए भारत का निर्माण कैसे किया जाए। तो देखिए, सबसे पहला जो इसमें है, सबसे पहले आता है विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य। तो देखिए, जो राधा कृष्णन आयोग था, ये विश्वविद्यालय में शिक्षा का स्वरूप क्या हो उसके लिए बनाया गया था। तो विश्वविद्यालय शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए, इन्होंने क्या कहा कि उच्च शिक्षा के इन्होंने कहा कि हमें अब ऐसे शिक्षित नागरिक तैयार करने चाहिए जो कि राष्ट्र को नेतृत्व प्रदान कर सकें, यानी लीडरशिप क्वालिटी हो उनके अंदर, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को समझें, प्रजातांत्रिक मूल्यों को समझें, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को समझें, उनकी स्थापना करें। हमारी कल्चरल जो विरासतें हैं, सांस्कृतिक विरासतों सांस्कृतिक विरासतों का, धरोहरों का मूल्य बनाए रखें, एथिकल हो, नैतिक चरित्र बनाए रखें, राष्ट्रीय एकता और डिसिप्लिन यानी राष्ट्रीयता की भावना जिनके अंदर कूट के भरी हुई हो। तो ये था विश्वविद्यालय शिक्षा का उद्देश्य। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करें मेजर रिकमेंडेशन में, तो पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले इन्होंने बात की टीचिंग स्टाफ, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ में टीचिंग स्टाफ कैसे होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन में टीचिंग स्टाफ का जो स्वरूप है, कम से कम 4 क्लासेस होनी चाहिए टीचर्स की। 4 क्लासेस का मतलब, पहला जो है आपका प्रोफेसर, दूसरा रीडर, तीसरा लेक्चरर एंड इंस्ट्रक्टर्स। यानी कि इन्होंने टीचर्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर्स एंड इंस्ट्रक्टर्स। सेकंड पॉइंट है इसका, इन्होंने ध्यान दिया स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग पे। यानी कि इन्होंने क्या कहा कि जो उच्च शिक्षा का मानक है, स्तर है, वो अच्छा होना चाहिए। इसका मतलब क्या था, इन्होंने कहा, देखिए स्क्रीन पर लिख भी रखा है, द स्टैंडर्ड ऑफ एडमिशन ऑफ द यूनिवर्सिटी कोर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12 ईयर्स ऑफ स्टडी एट ए स्कूल एंड इन द इंटरमीडिएट कॉलेज। इन्होंने क्या कहा कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन बच्चों को तभी दिया जाए जब वो 12 साल की स्कूली शिक्षा अपना पूरी कर चुके हों। यानी कि 12 ईयर्स की स्कूलिंग जब पूरी करने के बाद ही बच्चों को कहाँ एडमिशन दिया जाए, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन दिया जाए। ये बात की इन्होंने। उसके बाद और क्या कहा
To avoid overcrowding at universities and colleges, the maximum number in the arts and science facilities of a teaching university be fixed be fixed at 3000 and in affiliated college at 1500। इन्होंने क्या कहा कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें मैक्सिमम 3000 बच्चे होने चाहिए और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं उसमें 1500 बच्चों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यानी कि बच्चों की संख्या, छात्रों की संख्या इन्होंने फिक्स कर दी। नेक्स्ट रिकमेंड क्या किया इन्होंने, द नंबर ऑफ वर्किंग डेज बी सब्सटेंशियली इंक्रीज टू इंश्योर अ मिनिमम ऑफ 180 इन द ईयर एक्सक्लूसिव ऑफ एग्जामिनेशन डेज। इन्होंने कहा जो पढ़ाई के दिन होने चाहिए वर्ष में वो कम से कम 180 दिन का होना चाहिए प्रति वर्ष। यानी कि 180 दिन बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए एक साल में, और ये 180 डेज एग्जामिनेशन डेज को छोड़कर, यानी कि परीक्षा के जो भी दिन लगते हों उसके छोड़कर 180 दिन विद्यालयों में पढ़ाई होनी ही चाहिए। और क्या बात की इन्होंने, और बात की प्रोफेशनल एजुकेशन की। प्रोफेशनल एजुकेशन यानी कि व्यावसायिक शिक्षा, जिसमें इन्होंने कहा कि बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कृषि से आधारित, कॉमर्स से रिलेटेड, इंजीनियरिंग की शिक्षा, टेक्नोलॉजी की शिक्षा, एजुकेशन के फील्ड में, यानी कि जैसे एजुकेशन का मतलब जैसे जो हमारे प्रोफेशनल कोर्स हैं, बीएड है, डीएड है, एमएड है, इस टाइप के, लॉज से रिलेटेड और मेडिसिन, इन सब पर बहुत ही ज़्यादा इन्होंने ध्यान दिया। उसके बाद इन्होंने बात की देखिए रिलीजियस एजुकेशन की। रिलीजियस एजुकेशन के अंतर्गत इन्होंने ये कहा कि विश्वविद्यालयों में बच्चों को क्या है कि धार्मिक शिक्षा भी प्रोवाइड की जाए। विश्वविद्यालय में बच्चों को धार्मिक शिक्षा भी प्रोवाइड की जाए। इसके लिए इन्होंने कहा कि जो फर्स्ट ईयर है, पहले साल बच्चों को जो है कि महान लोगों के बारे में बताया जाए, जो हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं। पहले साल जो बच्चों को महान लीडर्स के बारे में बताया जाए, जैसे कौन कौन से, जैसे सुकरात हैं, जीसस हैं, जुरिस्टर हैं, कन्फ्यूशियस हैं, कबीर, नानक, गांधी जी, मोहम्मद, इन सब के बारे में बताया जाए। सेकेंड ईयर में इन्होंने कहा कि बच्चों को रिलीजियन से रिलेटेड जो भी सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में अवगत कराया जाए। बच्चों को रिलीजियस से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड जो भी सेंट्रल केंद्रीय समस्याएं हैं उससे बच्चों को क्या किया जाए, अवगत कराया जाए। थर्ड ईयर में इन्होंने क्या कहा, थर्ड ईयर में इन्होंने कहा कि जो फिलॉसफी है, मतलब कि जो धर्म से रिलेटेड फिलॉसफी है उसके जो समाधान है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात इन्होंने क्या कही कि थर्ड ईयर में बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग एरिया दिया जाए और उससे रिलेटेड इनको पढ़ाया जाए कि क्या वर्तमान स्वरूप होना चाहिए। नेक्स्ट रिकमेंडेशन इन्होंने क्या किया, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब यहाँ पर यह है कि पढ़ाई का क्या माध्यम होना चाहिए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने इस बात पर ज़्यादा जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के जो शब्द हैं उनको यथावत स्वीकार कर लेना चाहिए, यानी कि जो इंटरनेशनल वो कैप्स चल रही हैं उनको स्वीकार कर लेना चाहिए, और उच्च शिक्षा का माध्यम आधुनिक भारतीय भाषाओं को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। तो देखिए इन्होंने क्या कहा, ट्राई लैंग्वेज फार्मूला इन हायर सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ये बात कही इन्होंने। तो इन्होंने कहा कि जो हायर एजुकेशन है उसमें जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, इनको उच्च शिक्षा का क्या बनाना चाहिए, हायर एजुकेशन का मीडियम बनाना चाहिए। और ट्राई लैंग्वेज फार्मूले के अंतर्गत इन्होंने ये कहा कि एक रीजनल लैंग्वेज बच्चों को आनी चाहिए, दूसरा यूनियन लैंग्वेज यानी केंद्र के स्तर पर संघीय भाषा, और तीसरा अंग्रेजी, इंग्लिश। ये तीन मीडियम या ये तीन लैंग्वेज बच्चों को आने चाहिए, ये बात इन्होंने कही। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि एग्जामिनेशन का स्वरूप क्या हो। तो इन्होंने ये सुझाव दिया राधा कृष्णन जी ने, इनकी समिति ने, कि जो मिनिमम क्राइटेरिया रखा जाए फर्स्ट डिवीज़न आने का, बच्चे जो फर्स्ट डिवीज़न आते हैं वो 70% रखा जाए, या उससे 70% या उससे ज़्यादा मार्क्स लाने वाले को फर्स्ट डिवीज़न कहा जाएगा। सेकेंड डिवीज़न किसको कहा जाएगा, जो 55 से 69% के बीच में है, और एटलीस्ट 40% जो बच्चा सिक्योर कर रहा है वो थर्ड डिवीज़न की कैटेगरी में रखा जाएगा। और इन्होंने बात की देखिए
नेक्स्ट है वुमेन्स एजुकेशन, नारी शिक्षा की बात इन्होंने की। नारी शिक्षा में इन्होंने क्या कहा, नारी शिक्षा ने का तेजी से विकास करने की सिफारिश की इन्होंने, तथा क्या कहा, इन्होंने कहा कि लड़कियों के लिए गृह अर्थशास्त्र यानी होम इकोनॉमिक्स, यानी कि होम साइंस, इकोनॉमिक्स और नर्सिंग, इसका कॉम्बिनेशन बताया सब्जेक्ट का, व ललित कला जैसे विषयों की शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। ये सुझाव इन्होंने दिए वुमेन्स एजुकेशन के अंतर्गत। उसके बाद एक मुख्य सुझाव इन्होंने दिया कि रूरल यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना करने को कहा, यानी कि ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना करने की बात की। जैसे इन्होंने कहा कि कृषि शिक्षा का अगर विकास करना है, यानी एग्रीकल्चर एजुकेशन का विकास करना है, तो राधाकृष्णन आयोग ने कहा कि ग्रामीण विश्वविद्यालयों को स्थापित करना ही होगा। आयोग ने क्या कहा कि जो उस समय का देखिए लैंड रिफॉर्म्स चल रहा था, भूमि सुधार आंदोलन बहुत चला, आपने जानते भी होंगे। लैंड सुधार है, टेक्नोलॉजी है कृषि के फील्ड में, वाटर टेक्नोलॉजी है, और ग्रामीण उद्योग है, ग्राम्य कलाएं हैं, ग्राम्य चिकित्सा है, समाज शास्त्र है, यानी इन सब के विकास के लिए सबसे बड़ा ज़रूरत क्या था, वो एग्रीकल्चर एजुकेशन या रूरल यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना करना बहुत ही ज़रूरी था। इसके अलावा इन्होंने स्टूडेंट वेलफेयर की बात की, और क्या बोलते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन में इन्होंने एजुकेशन एंड रिसर्च की बात की, प्रोफेशनल एजुकेशन में बता ही चुका हूँ। तो इस तरीके से राधाकृष्णन आयोग की मुख्य सिफारिशें जो थी ये थी। नेक्स्ट कमीशन है आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 से 53, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मुदालियर आयोग। अब देखिए जब स्वतंत्रता प्राप्ति मिल चुकी थी उसके बाद विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास के संबंध में एक आयोग गठित हो ही चुका था, जो कि आपको पता ही है, क्या बोलते हैं कि राधाकृष्णन आयोग। अब उसके बाद माध्यमिक शिक्षा के बारे में सोचना था, क्योंकि राधाकृष्णन आयोग का जो स्थापना हुई थी वो उच्च शिक्षा के लिए हुई थी। तो अब माध्यमिक शिक्षा के संबंध में विस्तृत ढंग से विचार करने की बात उठी। तो माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए 1949 में क्या है कि एक सलाहकार, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने क्या किया, सरकार से आग्रह किया कि एक आयोग गठित किया जाए, जिसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर मुदालियर, यानी कि 23 सितंबर सन 1952 को डॉक्टर मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का क्या है, गठन किया गया। तो अब देखिए इनकी मुख्य रिकमेंडेशन क्या थी। तो मुख्य रिकमेंडेशन की बात करें तो इन्होंने सबसे पहला क्या कहा, इन्होंने कहा कि न्यू ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इन्होंने कहा कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है, जो माध्यमिक शिक्षा है, उसका जो पैटर्न होना चाहिए न्यू होना चाहिए। न्यू का मतलब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि जो प्राइमरी और जूनियर बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए वो देखिए 4 साल की होनी चाहिए। मिडिल और जूनियर बेसिक या सीनियर बेसिक स्टेज जो होना चाहिए वो 3 साल का होना चाहिए, और हायर सेकेंडरी स्टेज जो होना चाहिए वो 4 ईयर का होना चाहिए। यानी कुल मिला के देखिए कितने हो गए, 4 + 3 + 4, यानी कि 10 साल का स्कूली एजुकेशन की बात इन्होंने की। किसने, मुदालियर जी ने। तो मुदालियर जी ने क्या यही बात कही, यानी कि बेसिक शिक्षा जो है 4 वर्ष की हो, सीनियर बेसिक शिक्षा 3 वर्ष की हो, और उच्च माध्यमिक शिक्षा 4 वर्ष की हो। इस आयोग ने क्या कहा कि इंटरमीडिएट समाप्त करने तथा स्कूल शिक्षा व प्रथम उपाधि स्तर पर 1-1 वर्ष के बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। दूसरा मुख्य रिकमेंडेशन इन्होंने देखिए क्या किया है। पहली बात इन्होंने कही मल्टीलेटरल और मल्टीपर्पज़ स्कूल खोले जाएं। मल्टीलेटरल या मल्टीपर्पज़ स्कूल का मतलब ये था कि उस समय क्या था, देखिए देश जब स्वतंत्र हुआ था तो व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा पर बहुत ही ज़्यादा बल देना था हमें, यानी कि जो वोकेशनल एजुकेशन है और जो टेक्निकल एजुकेशन है इस पे बहुत ही ज़्यादा जोर देना था, क्योंकि इसका विकास करना जरूरी था। तो इस व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा पर बल देते हुए इस आयोग ने क्या कहा कि मल्टीपर्पज़ स्कूल खोले जाएं। और मल्टीपर्पज़ स्कूल खोलने का मतलब ये था कि जो करिकुलम है उसमें विभिन्न प्रकार के विषयों को रखा जाए, ताकि बच्चों को सभी प्रकार के विषयों का जो है ज्ञान हो सके, यानी ऑल सब्जेक्ट्स इन एट अ कॉमन पॉइंट बच्चे पढ़ सकें, यानी कि सभी सब्जेक्ट विभिन्न प्रकार के विषयों को पढ़ाने की बात इन्होंने कही। तो मल्टीपर्पज़ स्कूल की बात इन्होंने कही। उसके बाद एग्रीकल्चर एजुकेशन की बात भी इन्होंने कही थी, टेक्निकल एजुकेशन की भी बात इन्होंने कही थी।
उसके बाद इन्होंने एक सुझाव दिया रेसिडेंशियल स्कूल का। रेसिडेंशियल स्कूल का मतलब इन्होंने कहा आवासीय विद्यालय खोले जाएं जहां पर बच्चे वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में मतलब रेसिडेंशियल स्कूल आवासीय विद्यालय इन्होंने अधिक सुझाव दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाएं जहाँ पर बच्चे जो है कि रहते हुए पढ़ाई कर सकें, यानी कि आवासीय विश्वविद्यालय खोले जाएं, सॉरी आवासीय विद्यालय। नेक्स्ट इन्होंने रिकमेंड किया एजुकेशन ऑफ हैंडीकैप्ड, यानी कि विकलांगों या दिव्यांगों की शिक्षा की बात भी किसने की, आपका क्या बोलते हैं मुदालियर आयोग ने, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने। इन्होंने विशेष शिक्षा के विद्यालय खोलने की सिफारिश की। और इन्होंने क्या बात की, कोएड, यानी कि कोएड को एजुकेशन का मतलब जहाँ पर लड़के और लड़कियाँ एक साथ पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसे विद्यालयों की खोलने की बात की। इन्होंने कन्या विद्यालयों के खोलने की बात की। इस तरीके से नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए मेजर रिकमेंडेशन, देखिए ट्राई लैंग्वेज फार्मूला, ट्राई लैंग्वेज फार्मूला या 3 लैंग्वेज फार्मूला की सिफारिश इन्होंने भी बात की। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ट्राई लैंग्वेज फार्मूले के लिए कहा, देखिए ट्राई का मतलब होता है 3, तो ट्राई लैंग्वेज फार्मूले के अंतर्गत इन्होंने क्या सुझाव दिया कि मुदालियर आयोग ने त्रिभाषा सूत्र का समर्थन किया। और शिक्षा का माध्यम इन्होंने कहा मातृभाषा होना चाहिए। इन्होंने कहा कि मदर टंग में शिक्षा दी जाए बच्चों को, मातृभाषा में या रीजनल लैंग्वेज प्रादेशिक भाषा में शिक्षा की बात की। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि मिडिल स्कूल शिक्षा स्तर पर कम से कम 2 भाषाएं पढ़ानी चाहिए, यानी कि मिडिल लेवल पर इन्होंने क्या कहा कि कम से कम एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। और जूनियर बेसिक शिक्षा स्तर के अंत में अंग्रेजी व हिंदी पढ़ाई जानी चाहिए। बाद में इन्होंने कहा कि जूनियर बेसिक शिक्षा के अंत में इंग्लिश एंड हिंदी को पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या कहा, परंतु किसी भी एक वर्ष में दोनों भाषाएं शुरू नहीं करनी चाहिए, यानी कि एक साथ 2 भाषाएं शुरू ना की जाएं, इन्होंने ये कहा। और इन्होंने क्या कहा कि उच्च माध्यमिक स्तर पर, उन्होंने क्या कहा कि जो उच्च माध्यमिक स्तर है, उच्च माध्यमिक स्तर पर कम से कम 2 भाषाएं पढ़ानी चाहिए, जिनमें से एक मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा हो। नेक्स्ट है आपका, देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखिए मुदालियर आयोग ने भी इस पर बहुत ध्यान दिया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होने चाहिए। तो इन्होंने कहा कि एक क्लास में 30 से 40 बच्चे होने चाहिए मैक्सिमम, यानी कि कम से कम 30 बच्चे और ज़्यादा से ज़्यादा 40 बच्चे होने चाहिए एक कक्षा में। और अगर पूरे स्कूल की बात करें तो कम से कम एक स्कूल में 500 बच्चे और ज़्यादा से ज़्यादा 750 बच्चे होने चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड इन्होंने डिसाइड करने की बात कही। अब नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए आवर्स ऑफ वर्किंग। इन्होंने क्या कहा कि एक साल में कम से कम 200 वर्किंग डेज रखे जाएं। द वर्किंग आवर शुड बी एटलीस्ट 35 पीरियड्स। और जो वर्किंग आवर है वो कम से कम वीकली 35 पीरियड्स होने चाहिए, यानी कि एक हफ्ते में टीचर 35 पीरियड ले सके। और हर एक पीरियड कितने मिनट का होना चाहिए, 45 मिनट का। हर एक पीरियड इन्होंने क्या कहा कि 45 मिनट का हो, और प्रत्येक सप्ताह 35 पीरियड टीचर के होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका, देखिए रिकमेंड्स टू इस्टेब्लिश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन ईच स्टेट्स। और इन्होंने क्या बात की कि प्रत्येक राज्य में एक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया जाए, जिसके सदस्यों की संख्या कम से कम 25 हो, 25 से अधिक से अधिक 25 हो, और 25 से अधिक सदस्य ना हो। इंस्पेक्शन की बात की इन्होंने, और फाइनेंस की बात की इन्होंने। फाइनेंस की बात कहा इसलिए की कि मुदालियर आयोग की संस्तुतियों के अनुसार तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा के विकास के लिए औद्योगिक शिक्षा उपकर लगाना चाहिए, ये बात इन्होंने कही। तो ये था मुदालियर आयोग की मेन पॉइंट्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संस्कृत कमीशन। तो देखिए जो संस्कृत आयोग है, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये किस लिए बनाया गया था। तो संस्कृत आयोग जो है 1956-57 1956-57 में आया था। इसके जो अध्यक्ष थे संस्कृत आयोग के, माफ कीजिएगा, डॉक्टर सुनीति कुमार दवे। डॉक्टर सुनीति कुमार दवे, डॉक्टर सुनीति कुमार दवे इसके अध्यक्ष
थे और बाकी सदस्य में थे S.K. डे, T.R.V. मूर्ति, डॉक्टर H. दवे। इस तरीके से हम इसकी मुख्य मुख्य बातें देखते हैं। तो देखिए, संस्कृत शिक्षा की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या सुझाव दिया। इन्होंने ये सुझाव दिया कि सभी विद्यालयों में अनिवार्य रूप से संस्कृत की शिक्षा दी जाए, यानी कि कंपलसरी कर दिया गया किसको, संस्कृत शिक्षण की व्यवस्था की जाए। और इन्होंने क्या कहा, माध्यमिक विद्यालयों में रीजनल लैंग्वेज अंग्रेजी तथा संस्कृत पढ़ाई जानी चाहिए। यानी कि इन्होंने कहा कि माध्यमिक विद्यालय में एक रीजनल लैंग्वेज हो, एक अंग्रेजी हो और एक संस्कृत, ये 3 भाषाएं पढ़ाने का इन्होंने सुझाव दिया। और उसके अलावा इन्होंने क्या कहा, कुछ विशेष परिस्थितियों में संस्कृत के स्थान पर अन्य प्राचीन भाषाएं जैसे अरबी, फारसी, प्राचीन तमिल, लैटिन तथा ग्रीक पढ़ाई जा सकती है। उसके बाद इन्होंने कहा कि विद्यालय स्तर पर हिंदी को चतुर्थ भाषा के रूप में न पढ़ाकर मातृभाषा व संस्कृत के ज्ञान के आधार पर पढ़ाया जाए। नेक्स्ट बात इन्होंने कही, इन्होंने कहा कि भारत में कोई विश्वविद्यालय ऐसा नहीं होना चाहिए जहां पर संस्कृत विभाग अथवा संस्कृत पीठ ना हो। यानी कि सभी यूनिवर्सिटीज़ में इन्होंने संस्कृत डिपार्टमेंट यानी संस्कृत पीठ या संस्कृत विभाग खोलने की बात कही प्रत्येक विश्वविद्यालय में। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि स्नातक तथा परा स्नातक यानी कि यूजी और पीजी पर अन्य भारतीय भाषाओं के विशेष अध्ययन में संस्कृत को भी शामिल किया जाए। यानी और इन्होंने कहा यूजी एंड पीजी लेवल पर भी संस्कृत पढ़ाया जाए। उसके बाद इन्होंने कहा रोट लर्निंग को इन्होंने कहा कि कम किया जाए, भाषाओं की रोट लर्निंग को कम किया जाए, यानी कि रटने की प्रवृत्ति को कम किया जाए। और इन्होंने क्या कहा कि संस्कृत के विकास के लिए कुछ ग्रांट भी दिया जाए, संस्कृत में रिसर्च किया जाए, संस्कृत के विकास के लिए अनुसंधान किया जाए। पांडुलिपियों की सुरक्षा की बात की इसमें, पांडुलिपियाँ आप लोगों ने सुना होगा, पांडुलिपि की बात की गई। संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात की गई, संस्कृत यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करने की बात की गई। तो ये था आपका संस्कृत आयोग, जिसका मेन फोकस क्या था, केवल संस्कृत का विकास करना था। नेक्स्ट एजुकेशन कमीशन हमारा है नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जिसका हम लोग आज तक कॉपी करते आए हैं सारी संस्तुतियाँ, वो है आपका एजुकेशन कमीशन 1964 to 66, जिसको हम लोग कोठारी आयोग भी कहते हैं। और ये देखिए ऐसा आयोग था कि जो इतना एमिनेंट और इतना अच्छी संस्तुतियाँ इसमें दी गई थी कि इसको कहीं से काटा नहीं जा सकता इस आयोग को। तो देखिए जो एजुकेशन कमीशन था आप लोगों ने सुना ही होगा, 1964 से 66 में आया था और प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे। इसीलिए इसको कोठारी आयोग भी कहा जाता है, यानी प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी ये इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। और उस समय के जो DS कोठारी जी थे, DS कोठारी जी वे उस समय UGC के अध्यक्ष भी थे, यानी UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो कि न्यू दिल्ली में है उसके अध्यक्ष भी थे। इन्हें इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। इसके साथ साथ इनके जो कुछ सदस्य थे इस कमेटी में, श्री AR दावोद, HL एल्विन, RA गोपाल स्वामी, सदातोषी, इस तरीके के लोग थे। बाकी अब हम लोग देखते हैं कि शिक्षा का क्या उद्देश्य था, इस कमीशन ने शिक्षा का क्या उद्देश्य बताया। तो देखिए जैसे जैसे समय बीतता गया, भारत की स्वतंत्रता के दिन आगे बढ़ते चले गए, वैसे वैसे देश को मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत थी, देश में आधुनिकीकरण की ज़रूरत बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने शिक्षा का उद्देश्य बताया कि शिक्षा का विकास इस ढंग से किया जाना चाहिए कि इसमें राष्ट्रीय उत्पादकता यानी कि नेशनल प्रोडक्टिविटी में वृद्धि हो, राष्ट्रीय उत्पादकता में वृद्धि हो, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता की भावना बढ़े, यानी कि सोशल एंड नेशनल यूनिटी बढ़े लोगों में, आधुनिकीकरण की गति में तेजी आए यानी मॉडर्नाइजेशन बढ़े, तथा सामाजिक, नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों का विकास हो, यानी कि सामाजिक, सोशल वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़ और स्पिरिचुअल वैल्यूज़, आध्यात्मिक वैल्यूज़ का क्या हो, विकास हो।
ये इस आयोग की का मुख्य उद्देश्य था। अब अगर हम बात करें खास रिकमेंडेशंस की, क्या संस्तुतियां दी, मेजर रिकमेंडेशंस, तो देखिए सबसे पहले इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन क्या बताया शिक्षा का। इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, आयोग ने जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसको बढ़ाने के लिए शैक्षिक ढांचे में क्या है, वर्टिकल चेंजेस किए हैं। इन्होंने क्या कहा कि 1 से 3 वर्ष तक की पूर्व प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए बच्चों की। 1 से 3 वर्ष का मतलब क्या है, प्री प्राइमरी एजुकेशन। प्री प्राइमरी यानी कि प्राइमरी में जाने से पहले बच्चों को 1 से 3 वर्ष ऐसे पढ़ाना चाहिए जैसे क्रेश हैं, और आपका ने सुना होगा प्लेवे स्कूल्स हैं, किंडरगार्टन है, ऐसी जगह पढ़ाया जाए 1 से 3 वर्ष, यानी कि प्री प्राइमरी एजुकेशन। उसके बाद इन्होंने कहा 10 साल का जनरल एजुकेशन होना चाहिए बच्चों का। 10 साल का जनरल एजुकेशन का मतलब क्या कि इसमें इन्होंने बताया कि जो प्राइमरी एजुकेशन होना चाहिए 7 और 8 ईयर, एंड लोअर सेकेंडरी एजुकेशन 2 और 3 ईयर, और हायर सेकेंडरी एजुकेशन 2 ईयर्स। यानी कि जो प्राइमरी एजुकेशन है 1 से 5th तक, उसके बाद 2 और 3 ईयर यानी 6 से 8 तक हायर सेकेंडरी एजुकेशन। उसके बाद जो है कि जो आपका सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो 7 से 8 ईयर है ये प्राइमरी एजुकेशन यानी कक्षा 8 तक। उसके बाद सेकेंडरी जो है आपका 9th-10th हो जाएगा, और उसके बाद हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो है 11th और 12th। उसके बाद ग्रेजुएशन इन्होंने 3 साल का बताया। तो पहली रिकमेंडेशन इन्होंने ये की कि शिक्षा के ढांचे को बदला। दूसरा बात इन्होंने कहा स्टेटस ऑफ टीचर्स। देखिए जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसमें भी आज यही बात की जा रही है कि टीचर के स्टेटस को अच्छा बनाया जाए, और ये बात इन्होंने बहुत पहले ही कह दी थी कोठारी कमीशन ने, कि जब तक हमारे टीचर खुश नहीं होंगे, यानी कि टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक, सोशल एंड प्रोफेशनल कंडीशन ऑफ द टीचर्स। यानी कि इन्होंने क्या कहा था कि जब तक हमारा टीचर खुश नहीं होगा, कैसे खुश नहीं होगा, जब सोशल फॉर्म में खुश नहीं होगा, इकोनॉमिकली वो सेटिस्फाई नहीं होगा, उसे गुड सैलरी नहीं दी जाएगी, इकोनॉमिकली अगर उसको सेटिस्फाई नहीं किया जाएगा, सोशली यानी कि उसका जो रिस्पेक्टेबल पोजीशन है उसका ध्यान नहीं रखा जाएगा, और प्रोफेशनली जब उसका ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक बच्चों का जो है शैक्षिक विकास अच्छा से नहीं हो सकता। तो इसके लिए इन्होंने क्या कहा कि अध्यापकों के वेतनमान में संशोधन करने की बात की गई, यानी कि सैलरी बढ़ाने की बात की गई, योग्यता के आधार पर पदोन्नति की बात की गई, यानी प्रमोट करने की बात की गई, प्रमोशन की बात की गई। अध्यापक कल्याण कार्यक्रम, निवास भत्ता, यानी कि देखिए जो HRA जो मिलता है वो, निवास भत्ता, और अध्यापिकाओं की नियुक्ति को प्रोत्साहित करना, आदिवासी क्षेत्रों में कार्य करने वाले अध्यापकों को विशेष भत्ता देना, और शिक्षकों को राजनीति में भाग लेने की स्वतंत्रता देने, और राष्ट्रीय पुरस्कार योजना चालू करने का सुझाव किसने दिया था, कोठारी कमीशन ने ही दिया था। अगला इन्होंने बात किया रेशियो शुड बी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी टीचर्स 1:2:3। यानी इन्होंने ये कहा कि जो रेशियो होना चाहिए सैलरी का 1:2:3 होना चाहिए, यानी प्राइमरी के टीचर को जो सैलरी मिलती है उसका जस्ट डबल सेकेंडरी के टीचर को मिलना चाहिए, और उस हायर एजुकेशन में उसका ट्रिपल मिलना चाहिए प्राइमरी के अकॉर्डिंग, यानी 3 टाइम्स। और इन्होंने क्या बात की, क्रिएशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सर्विस। देखिए बहुत मुख्य बात इन्होंने ये कही थी कि एक जैसे UPPSC है, जैसे IAS है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, जैसे इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज है, जैसे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज है, यानी इंजीनियरिंग के लिए IAS और इकोनॉमिक्स के लिए IES, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन के लिए IAS, और JEE और NEET है। उसी तरीके से इन्होंने कहा कि एक सेंट्रल एजेंसी बनाई जाए, जिसको इन्होंने क्या कहा, इंडियन एजुकेशन सर्विसेज, एक आयोग गठित किया जाए जो कि भारत में शिक्षकों की नियुक्ति का एग्ज़ाम करा सके और योग्य शिक्षकों को चुना जा सके। यानी इंडियन एजुकेशन सर्विसेज का रिकमेंडेशन उन्होंने उस समय ही दे दिया था। उसके बाद इन्होंने कहा एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, यानी 6% ऑफ GDP। देखिए उसी समय इन्होंने बात कर दी थी कोठारी कमीशन ने, कोठारी जी ने, कि अगर हमें शिक्षा के स्वरूप को बदलना है भारत में तो हमें अपनी GDP का 6% खर्च करना ही करना होगा।
लेकिन आज भी हम लोग 2.3 से 3% के बीच ही अपनी जीडीपी का खर्च कर पा रहे हैं। सोचिए 1964-66 से लेके आज आ गया, यानी लगभग 50 साल होने वाले हैं। आज भी हम लोग अपनी जीडीपी का 6% जो है एजुकेशन पर खर्च नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि बच्चों के लिए नेबरहुड स्कूल खोले जाएं। नेबरहुड स्कूल खोलने की बात भी किसने कही? आपका कोठारी आयोग ने, कि बच्चों के लिए नेबरहुड स्कूल खोले जाएं। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ध्यान दिया जाए। टीचर ट्रेनिंग्स प्रोग्राम जैसे कि देखिए, टीचर ट्रेनिंग्स प्रोग्राम क्या होता है? जो टीचर्स हैं, जैसे शिक्षण में, टीचिंग में क्वालिटेटिव चेंज लाने के लिए, गुणात्मक सुधार लाने के लिए, इम्प्रूवमेंट लाने के लिए इन्होंने क्या कहा कि टीचर्स ट्रेनिंग दी जाए, उनको उन्नत किया जाए, उनको अधिक सुविधाएं दी जाए। विश्वविद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण को स्थान दिया जाए, यानी जो यूजी और पीजी कोर्सेज हैं उसमें टीचर्स ट्रेनिंग की बात की जाए। पत्राचार व अल्पकालीन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए और राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण विधियों यानी कि टीचिंग मेथड्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स और करिकुलम में परिवर्तन लाने की बात इन्होंने कही। नेक्स्ट इन्होंने कहा ट्राई लैंग्वेज फार्मूला। देखिए, ट्राई लैंग्वेज फार्मूले की बात एजुकेशन कमीशन, कोठारी आयोग ने भी कही। इन्होंने क्या कहा कि जो ट्राई लैंग्वेज फार्मूला है उसमें ट्राई लैंग्वेज फार्मूला क्लास की बात इन्होंने की। इन्होंने कहा कि क्लास 1 to 4 बच्चों को रीजनल लैंग्वेज मातृभाषा में शिक्षा ही दी जाए। क्लास 5 to 7 2 लैंग्वेज पढ़ाई जाए कोई भी, और क्लास 8 to 10 3 लैंग्वेज जरूर पढ़ाया जाए। ये बात इन्होंने कही। उसके बाद देखिए, और अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या कहा कि जो वर्किंग डेज होने चाहिए। देखिए, ये आपका स्क्रीन पर दिख रहा है वर्किंग डेज, पॉइंट नंबर 3 है। इन्होंने कहा कम से कम स्कूलों के लिए 234 डेज वर्किंग डेज होने चाहिए और कॉलेज और प्री प्राइमरी स्कूल्स के लिए वर्ष में 216 दिन 216 डेज होने चाहिए। नेक्स्ट रिकमेंड इन्होंने क्या? आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट्स, यानी कि विशेष बच्चे जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं उनकी पहचान करके उनको जो है चिन्हित करके उनके विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़ इन स्कूल, आवास खोलने की बात की गई। स्कूलों के लिए रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़ दिया जाए स्कूलों में। स्कूल एजुकेशन एंड रिसर्च की बात इन्होंने की, यानी कि स्कूल एजुकेशन में रिसर्च की ज़रूरत है, इसकी बात की। उसके अलावा मोरल, रिलीजियस, वोकेशनल, टेक्निकल, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एजुकेशन के फील्ड में इन्होंने बात की कि इसको और बढ़ावा दिया जाए। गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बात की, एडल्ट एजुकेशन की बात की। इस तरीके से क्या है कि ये लास्ट में इन्होंने एक सुझाव और दिया, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्स, यानी कि स्कूल कॉम्प्लेक्स की स्थापना की बात भी किसमें बात की गई? जो है कोठारी आयोग ने। स्कूल कॉम्प्लेक्स देखिए क्या होता है, उसके बहुत ढेर सारे प्राइमरी के नेबरहुड स्कूल होते हैं और उसके जस्ट ऊपर एक हायर प्राइमरी स्कूल होता है, उसका एक मुखिया होता है जो कि सारे नेबरहुड स्कूल्स जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनको देखता है, यानी कि एक तरीके के संकुल कह लीजिए। स्कूल कॉम्प्लेक्स की स्थापना करने की बात की। अब नेक्स्ट कमीशन है हमारा नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये आया था 1983 to 85 में, यानी कि 1983 और 85 में। देखिए, नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स राष्ट्रीय अध्यापक आयोग प्रथम लिखा है। प्रथम इसलिए लिखा है कि 2 आयोग बने थे, राष्ट्रीय अध्यापक आयोग प्रथम और राष्ट्रीय अध्यापक आयोग सेकंड। तो जो राष्ट्रीय अध्यापक आयोग प्रथम बना था वो अध्यापकों के लिए, स्कूल के अध्यापकों के लिए था। देखिए, फॉर द स्कूल टीचर्स। इसमें देखिए मुख्य बातें क्या कही गई थी। राष्ट्रीय अध्यापक आयोग, इसके जो हेड थे, जो अध्यक्ष थे, चीफ थे, उनका नाम था प्रोफेसर डीपी चट्टोपाध्याय। डॉक्टर डीपी चट्टोपाध्याय इसके अध्यक्ष थे और सदस्य थे प्रोफेसर बीजी कुलकर्णी, प्रोफेसर सत्यभूषण, कॉमोडोर सतवीर। इस तरीके से इन लोग जो थे इनके क्या थे, इनके सदस्य, कमेटी के सदस्य थे। जो एक बस मेन इंपॉर्टेंट है इसमें यह है कि नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स फर्स्ट जो आया था वो स्कूल टीचरों के लिए था, स्कूली अध्यापकों के लिए था। इसके मुख्य देखिए बातें क्या हैं। मेंटेन गुड सैलरी, इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी कि शिक्षकों की सैलरी को अच्छी सैलरी दी जाए, उनका स्टेटस शिक्षकों का बहुत ही अच्छा बनाया जाए कि लोग आज भी शिक्षकों को देखिए बहुत ही हीन भावना से देखते हैं, कोई इज्जत नहीं है समाज में शिक्षक की, चाहे वो जितनी मेहनत कर ले। तो उसके स्टैंडर्ड और क्लास को डिसाइड किया जाए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि टीचर इज़ एन एजेंट ऑफ स्कूल, सोसाइटी एंड नेशन।
यानी कि शिक्षक क्या है, एक स्कूल का प्रतिनिधि है, समाज का प्रतिनिधि है, राष्ट्र का प्रतिनिधि है। तो इन्होंने कहा कि एकीकृत धर्मनिरपेक्ष भारत, आधुनिक राष्ट्र, उत्पादनशील व्यक्ति व मानवीय समाज के राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षा को एक शक्तिशाली साधन स्वीकार करना चाहिए। शिक्षक क्या है, एक एज अ फैसिलिटेटर वर्क करता है। इस तरीके से ये सारे रिकमेंडेशन इन्होंने दिए हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए, नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स सेकेंड 1983 to 85। देखिए, नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स, राष्ट्रीय अध्यापक आयोग द्वितीय जो है, ये फॉर हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा में जो टीचर कार्य कर रहे थे उनके लिए था। चेयरमैन कौन था? प्रोफेसर रईस अहमद। इसके भी सेम वही उद्देश्य थे जो कि स्कूल टीचर के उद्देश्य थे, यानी अध्यापकों को वेतन में एक समान व उच्च वेतन दिया जाए जिससे वो अपने पारिवारिक व वृत्तिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन समुचित ढंग से कर सकें। और जब तक अध्यापकों की स्थिति उच्च नहीं होगी तब तक योग्य व्यक्ति को आकर्षित करना कठिन होगा। अतः अध्यापकों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति बढ़ाई जानी चाहिए और उन्हें क्या करना चाहिए? नीतिगत व क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करनी चाहिए। तो और अगर एम की बात करें उच्च शिक्षा के स्तर पर, तो इन्होंने क्या कहा कि ज्ञान के विस्तार वाले वर्तमान युग में जो है शिक्षक की भूमिका परिवर्तन के ऐसे एजेंट की होनी चाहिए जो शिक्षा के व्यापक उद्देश्यों को, यानी कि ब्रॉड एम्स जो हैं, शिक्षा के व्यापक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक हो सके। न्यू रिसोर्सेज शिक्षक को प्रोवाइड कराए जाएं और वही टीचर की क्लास स्टैंडर्ड को डिसाइड किया जाए और मोरल, सोशल, एथिकल वैल्यूज़ टीचर में डेवलप किए जाएं ताकि सोसाइटी में वो एक मॉडल के रूप में उभर कर सामने आए और वो राष्ट्र के विकास में, प्रोडक्टिविटी में सफल साबित हो। तो इस तरीके से क्या है कि आज हम लोगों ने कुछ कमीशंस देखे, खास नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स फर्स्ट एंड सेकंड, संस्कृत कमीशन, उसके बाद हम लोगों ने देखा कोठारी आयोग, फिर मुदालियर आयोग और उसके बाद राधाकृष्णन आयोग। तो आशा करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। यदि फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।